हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपके सिलेबस में जितने भी वर्क्स दे रखे हैं वो कब पब्लिश हुए, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनका जन्म कहां हुआ, कब हुआ, उनके डेथ कब हुई, यानी कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर अधिकतर लोग डरे हुए हैं, है ना। स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर सारी डेट को हमें याद रखना है क्या। देखिए एग्जाम में हम 1 से 2 क्वेश्चन डेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा है कि 2 तारीखें उन्होंने पूछी थी, तो इस बार भी संभावना है कि 1 या 2 क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं डेट को याद कैसे रखना है ना। देखिए डेट को याद रखने का एक सिंपल तरीका है, सारी डेट्स जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सभी को एक ही पेज पर कॉपी पर लिख डालिए और अपने मन से ट्रिक बनाइए तो डेट याद रखना आसान हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सिलेबस में जितने भी वर्क्स हैं उन सभी वर्क्स की पब्लिशिंग डेट को डिस्कस करने वाला हूं और साथ ही साथ आपको लास्ट में एक मैं टिप्स भी देना चाहूंगा एग्जाम के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्शंस को। आपके सिलेबस के अंदर 4 फिक्शन वर्क मेंशन है। पहला है जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। यह लिखा गया था दोस्तों 1797 से 1812 के बीच में और इसे पब्लिश करवाया गया था 1813 में। आपको ध्यान यह रखना है कि इसकी सेटिंग रखी गई थी लंदन इंग्लैंड शहर के अंदर, है ना। इंग्लैंड कंट्री के अंदर लंदन नाम के शहर में इस नॉवेल की सेटिंग रखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ए टेल ऑफ टू सिटीज। ये 1859 में लिखा गया और 1859 में ही इसको पब्लिश करवाया गया। देखिए मैंने एक अलग से भी एक वीडियो बनाया है पब्लिशिंग डेट्स के ऊपर, उसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन को एलैबोरेट करके समझाया है, तो उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। वो भी आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है, लेकिन मैंने क्योंकि उसको बहुत पहले बना दिया था इसीलिए बहुत कम लोग जो है कि उसको देख पाए थे, तो मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तीसरा आपका फिक्शन है बाय बाय ब्लैकबर्ड। देखिए अनीता देसाई जी का यह वर्क है बाय बाय ब्लैकबर्ड, जो जुलाई 1971 में पब्लिश हुआ था। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह का यह वर्क है जो 2007 में पब्लिश हुआ था। तो ये थे सारे फिक्शंस, सारे नॉवेल्स। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रामा को। देखिए पहला ड्रामा है आर्म्स एंड द मैन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये जो ड्रामा है ये अर्ली 90s में लिखा गया और इसे पब्लिश करवाया गया 1894 में। इस ड्रामा की सेटिंग रखी गई है बुल्गारिया में, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के एक प्ले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले, है ना, जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलर जो हुआ, जिसको बहुत ज्यादा ख्याति मिली और यह सबसे बड़ा प्ले है, वो है आपका हैमलेट। देखिए हैमलेट जो है ये 1599 से 1601 के बीच में लिखा गया और इसका पहला जो क्वार्टो है वो पब्लिश करवाया गया था 1603 में और इसका सेकंड क्वार्टो पब्लिश करवाया जाता है 1604 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में। तीसरा वर्क आता है द टेम्पेस्ट। देखिए यह भी विलियम शेक्सपियर का वर्क है जो लिखा गया 1610-11 में, यानी कि 1610-11 में इसको लिखा गया, लेकिन इसे पब्लिश करवाया गया 1623 में। इस प्ले की जो सेटिंग है वो मेडिटेरियन सी के एक अननेम्ड आइलैंड पर है। आपको पता होगा, है ना, प्रोस्पेरो जो है अपनी बेटी मिरांडा के साथ उस आइलैंड पर जो है कि जीवन यापन करता है ना। तो इन सभी वर्क को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं पता कि वो वीडियो आपको कहां मिलेंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एमपीटेड ग्रेड 1 करके एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको सब्सक्राइब कर लेना, है ना। उसमें आपको सारे लाइन बाय लाइन सारे वर्क आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका वर्क आता है गीतांजलि। देखिए गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक फेमस जो है कि पोयम है ना, कलेक्शन ऑफ पोयम है बेसिकली ये। और गीतांजलि ओरिजिनली पब्लिश करवाई गई थी 1910 में। ये बंगाली में ओरिजिनली लिखी गई थी, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया है वो सॉन्ग ऑफरिंग नाम से हुआ है ना। गीतांजलि को ही इंग्लिश में जो है कि ट्रांसलेट किया है। गीतांजलि का बाइफरकेट अगर आप करोगे तो देखिए गीत मतलब सॉन्ग और अंजलि मतलब टू ऑफर, यानी कि ऑफरिंग, है ना। तो सॉन्ग ऑफरिंग, और सॉन्ग ऑफरिंग को पब्लिश करवाया गया था 1912 में। आपको ध्यान ये रखना है कि सॉन्ग ऑफरिंग के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से अवार्ड जो है कि नवाजा गया था, या इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाने में W.B. यीस्ट ने इनकी मदद की थी। अब देखिए ये जो 2 वर्क है रविंद्रनाथ टैगोर के, द पोइट एंड द पॉपर एंड ट्रू वर्शिप,
इनकी पब्लिशिंग डेट मुझे नहीं मिली है ना, मैंने काफी ज्यादा जो है कि सर्चिंग करी लेकिन मुझे इनकी डेट नहीं मिली। तो अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस में जितने भी पोइट्री है उनके बारे में। तो सबसे पहले आती है पीबी शेले की ओड टू स्काईलार्क। ये एक ओड पोयम है, ये बेसिकली 21 स्टेंजा के अंदर लिखी गई है ना। टोटल 21 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 5-5 लाइनें हैं, यानी कि 105 लाइन की ये काफी बड़ी काफी लेंदी पोयम है। इस पोयम के अंदर 5 लाइनें यूज हुई है एक स्टेंजा के अंदर। तो देखिए 5 लाइन का एक स्टेंजा कहलाता है क्विंटेट, है ना। 4 लाइनें मतलब क्वार्टेन, 3 मतलब टर्सेट, 2 मतलब होता है कपलेट और 6 लाइनें मतलब सेस्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पोयम के अंदर 2 अलग अलग मीटर भी यूज हुए, यानी कि इसमें जो 5 लाइनें हैं एक स्टेंजा के अंदर, तो पहली से चौथी लाइन के अंदर ट्रोइक ट्राईमीटर यूज हुआ है ना, ट्रोकी ट्राईमीटर, और 5वीं लाइन के अंदर आइएम्बिक हेक्सामीटर यूज हुआ है। देखिए मैंने इस पोयम की राइम स्कीम और इसके मीटर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, है ना। मैंने इन सारी पोयम सारे वर्क्स के बारे में एक अलग वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, तो उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। फिर आती है सरोजनी नायडू की द ब्रोकन विंग्स। ये जो पोयम है इसको 1917 में पब्लिश करवाया गया था। ये पूरी की पूरी पोयम मेटाफर है ना। मेटाफर क्या होता है दोस्तों, जहां पर कंपैरिजन दिखाया जाता है विदाउट यूजिंग वर्ड एज लाइक, है ना। इन शब्दों के बिना जहां पर कंपैरिजन दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं मेटाफर। फिर आती है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अब देखिए ये जो चारों पोयम है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, द सोलिटरी रिपर एंड टेबलटन, इन चारों पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से ये 3 पोयम 1807 में एक साथ पब्लिश हुई थी, और एक पोयम द टेबलटन जो है ये लास्ट पोयम है, ये 1798 में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेट के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की 4 पोयम आपके सिलेबस में दे रखी है ना, उनमें से 3 एक साथ पब्लिश हुई थी 1807 में, और टेबलटन जो है इसको 1798 में लिरिकल बैलेट के साथ पब्लिश करवाया गया था। फिर आते हैं अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी 3 पोयम दे रखी है आपको। पहली है आफ्टर एप्पल पिकिंग, दूसरी है द रोड नॉट टेकन, और तीसरी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो पोयम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स क्या होता है, यानी कि इस पोयम के अंदर ना तो कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम देखने को मिलेगी, ना ही कोई पर्टिकुलर मीटर। ये जो पोयम है इसको 1914 में पब्लिश करवाया गया था। हालांकि इस पोयम को 2 बार पब्लिश करवाया गया, यानी कि 1914 में ये जो पोयम है ये पब्लिश होती है यूके के अंदर, और 1915 में इस पोयम को फिर से यूएसए के अंदर पब्लिश करवाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। द रोड नॉट टेकन ये पोयम 1916 में पब्लिश हुई थी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग ये पोयम 1923 में पब्लिश हुई थी। फिर है ड्रामेटिक मोनोलॉग द लास्ट राइड टुगेदर, रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोयम है जिसे 1855 में पब्लिश करवाया गया था। तो ये थी सारी पोयम्स, है ना, और उनकी पब्लिशिंग डेट। फिर अब हम आते हैं आपके सिलेबस में जितने भी प्रोज मेंशन है उन पर। तो चलिए प्रोज को पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज और ऑफ फ्रेंडशिप। ये दोनों वर्क फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखे गए हैं जिन्हें 1597 में पब्लिश करवाया गया था। फिर आता है विलियम हैजलिट फादर्स लेटर। ये वर्क पब्लिश हुआ था 1836 में। ड्रीम चिल्ड्रन आप सभी को पता है चार्ल्स नेम के द्वारा लिखा गया है ना, ये 1823 में पब्लिश हुआ था। फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए 2 वर्क टीनेज और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। टीनेज जो है ये बेसिकली एक स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी दिल्ली के अंदर 1955 में, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पब्लिश हुआ था 1946 में। फिर आता है निराज सी चौधरी का माय मदर, ये वर्क पब्लिश हुआ था 1951 में। लास्ट में आ जाते हैं हम शॉर्ट स्टोरी पर। देखिए 2 से 3 शॉर्ट स्टोरी आपको दे रखी है। पहली है स्वामी एंड फ्रेंड जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। ये जो स्वामी एंड फ्रेंड है इसको आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। फिर आर.के. नारायण का दूसरा शॉर्ट स्टोरी आती है द गाइड, इसे 1958 में पब्लिश करवाया गया था। और फिर आती है एम.आर. आनंद यानी कि मुल्क राज आनंद साहब की द लॉस्ट चाइल्ड, जिसे 1934 में पब्लिश करवाया गया था। तो ये इतने वर्क आपको ध्यान रखने हैं, इनकी पब्लिशिंग डेट आप सभी को ध्यान रखनी है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं राइटर्स के बारे में, यानी कि जितने भी ऑथर्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनकी बर्थ डेट और कब उनकी डेथ हुई है। सबसे पहले आती है जैन ऑस्टिन। जैन ऑस्टिन का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1775 को स्टेवेंटन, यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है ना। एक बार एग्जाम में स्पेलिंग पूछी थी उन्होंने स्टेवेंटन की, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी डेथ हो जाती है 18 जुलाई 1817 को विंस्टेस्टर, यूनाइटेड किंगडम में, है ना। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स डिकेंस। देखिए चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है हमारे सिलेबस में। चार्ल्स डिकेंस का वर्क है जिसका नाम है ए टेल ऑफ 2 सिटीज।
तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 को लैंडपोर्ट पोर्टमाउथ यूके में, और इनकी डेथ हो जाती है 9 जून 1870 को गेट्स हिल प्लेस यूके के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अनीता देसाई। देखिए अनीता देसाई एक इंडियन राइटर है, इंडियन ऑथर है ये, है ना। इनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 को गढ़वाल किंगडम के अंदर, और अभी ये जिंदा है, यानी कि अनीता देसाई की उम्र है लगभग 82 साल, 82 ईयर की ये हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं आपके खुशवंत सिंह। इनका भी जन्म इंडिया के अंदर ही हुआ था, हालांकि ब्रिटिश इंडिया के अंदर हुआ था। ये जो हदाली जो प्रांत है ये अब पंजाब में पड़ता है ना। पंजाब भी पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब मत समझना। तो पाकिस्तान के पंजाब में ये जगह पड़ती है हडाली। तो 2 फरवरी 1915 को इनका बर्थ हुआ था, और 20 मार्च 2014 को 99 ईयर की एज में न्यू दिल्ली इंडिया में इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट ऑथर आपके आते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ। जीबी शॉ का जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 को डबलिन आयरलैंड में, और इनकी डेथ हो जाती है 2 नवंबर 1950 को सेंट लॉरेंस यूके के अंदर। फिर आते हैं सबसे फेमस राइटर या ऑथर विलियम शेक्सपियर। देखिए विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन यूनाइटेड किंगडम। ये जो एवॉन आपको दिख रहा है ना, ये एक नदी का नाम है एवॉन, है ना। तो बेसिकली उनका नाम से ये जोड़ा जाता है। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में उनका जन्म हुआ था, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1616 को। तो आपको ये डेट याद रखना है, 26 अप्रैल और 23 अप्रैल, है ना। अब आप बना लीजिए निमोनिक्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता शहर में, और 7 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हो जाती है कोलकाता के अंदर। फिर आते हैं पीबी शेले, जिनका पूरा नाम है पर्सी बशीर शेले। देखिए इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 को होर्शाम यूनाइटेड किंगडम में, और 8 जुलाई 1822 को लेरिसी इटली में जो है कि इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ का कारण होता है डूबने से इनकी मौत हुई थी, है ना। एक दोस्त से मिलकर ये आ रहे थे, तो रास्ते में इनकी नाव पलट गई, और तब इनकी डेथ हो जाती है पर्सी बशीर शेले की। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इनकी डेथ हुई थी तो इनकी जेब में से एक पोयम निकली थी, है ना। पीबी शेले की पॉकेट में से एक पोयम निकली थी, तो वो कौन से राइटर की पोयम थी और उस पोयम का टाइटल क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपके ऑथर आते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक इंडियन ऑथर है। इनका बर्थ हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद शहर में, और इनकी डेथ हो जाती है 2 मार्च 1949 को लखनऊ शहर में। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन, है ना, ध्यान रखना है, फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है कि प्रेसिडेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 को राइडलमाउंट यूके के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस। इनकी डेथ हो जाती है 29 जनवरी 1963 को बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनका बर्थ हुआ था 7 मई 1812 को लंदन इंग्लैंड में। इनकी डेथ हो जाती है 12 दिसंबर 1889 को वेनिस इटली में। फ्रांसिस बेकन 22 जनवरी 1561 को लंदन में जन्मे फ्रांसिस बेकन, जो कि फेमस ऐसे लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनके डेथ हो जाती है 9 अप्रैल 1626 को इंग्लैंड के अंदर। फिर आते हैं विलियम हैजलिट। इनका बर्थ हुआ था 10 अप्रैल 1778 को मेडस्टोन यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ हो जाती है 18 सितंबर 1830 को सोहो लंदन शहर में। फिर आते हैं चार्ल्स लैम्ब। देखिए चार्ल्स लैम्ब भी ऐसे लिखने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन्होंने स्टार्टिंग में जो अपना करियर है वो एक पोइट के रूप में बनाया था, लेकिन ये फेमस नहीं हुए, है ना, सक्सेसफुल वहां पर नहीं हुए। फिर इन्होंने ऐसे लिखना स्टार्ट करा। 2 वर्क भी है इनकी बहन मैरी लैम्ब के साथ में। एक तो है एसे ऑफ एलिया, और एक और है, वो वर्क आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। एक तो है एसे ऑफ एलिया, और एक और है शेक्सपियर के वर्क के ऊपर वो लिखा गया है ना, चिल्ड्रंस वर्क, तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
इनका बर्थ हुआ था 10 फरवरी 1775 को लंदन यूके के अंदर, और इनकी डेथ हो जाती है 27 दिसंबर 1834 को लंदन यूके में। फिर आते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म यूपी के अंदर इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1889 को, इसीलिए इनके बर्थ डेट की जो इनका बर्थ है उनके बर्थ की डेट पे ही हम भारत के अंदर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को न्यू दिल्ली में। निराज सिंह चौधरी, इनका जन्म 23 नवंबर 1897 को बांग्लादेश में हुआ था, है ना। उस समय पर क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया था बांग्लादेश, है ना, जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय वह भारत ही था, लेकिन फिर बाद में उसका बंटवारा हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान, और इनकी डेथ हुई थी 1 अगस्त 1999 को यूके के अंदर। फिर आते हैं आर के नारायण। देखिए आर के नारायण का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, रसीपुरम कृष्णन स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, आर के नारायण। इनका बर्थ हुआ था 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास प्रेसिडेंसी में, है ना, ये अब पाकिस्तान में लगती है, और इनकी डेथ होती है 13 मई 2001 को चेन्नई में। ये 201 गलत लिखा हुआ है, इसको 2001 बना लेना आप, है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर आते हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 को पेशावर, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और इनकी डेथ हो जाती है 28 सितंबर 2004 को जहांगीर हॉस्पिटल पुणे के अंदर। तो ये थे दोस्तों राइटर्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। वो बात बेसिकली ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, यानी कि उन्हें कंप्यूटर का ठीक से यूज करना नहीं आता है। तो भले ही आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है, लेकिन आपको माउस जो है वो अच्छे से चलाना आना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी एग्जाम है एमपीटेट ग्रेड 1 की, ये ऑनलाइन एग्जाम होगी, सीबीटी टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो उसके लिए आपको आपकी जो पकड़ है वो माउस पर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि कर्सर को जहां आप ले जाना चाह रहे है ना, वहां पर वो जाता नहीं है। मैंने देखा है ना, अभी रिसेंटली जो है कि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग है ना जो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है ना, वो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीचर भी है, वो एग्जाम भी देते हैं। यूजीसी नेट की एग्जाम में मेरे साइड में एक मैम बैठी थी, है ना, तो उनसे उनका क्वेश्चन पेपर छूट गया, है ना, उनके लगभग लास्ट के 30 क्वेश्चन छूट गए। क्यों? क्योंकि उनसे कर्सर जो है कि उसको चलाते ही नहीं बन रहा था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि सभी लोग एक दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लेना माउस पर, है ना। जिन लोगों को अच्छे से आती है वो तो समझ रहे हो सर कैसी बच्चों ऐसी बात आप कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना, जिन्होंने कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो प्लीज अपना ध्यान रखिए, है ना, अपने को समय बचाना है। वहां पर आपको 3 घंटे के अंदर जो है कि 150 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं, तो इसीलिए आपको समय का ध्यान रखना है। हालांकि जो टाइम है वो कम पड़ता नहीं है ना, जनरली जो है कि टाइम के अंदर ही, विद इन टाइम में आपका क्वेश्चन पेपर हल हो जाएगा। तो चलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नोट, जो 30 नंबर आपके दे रखे हैं सिलेबस में ऊपर, है ना, 30 नंबर में आपको हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, है ना, पेडागोजी पूछेगा, फिर करंट अफेयर पूछेगा, उनको भी पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ना है ना, उनको भी पढ़ के जाना है, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करके जाना है। 3 से 4 दिन 3 दिन बचे हुए आपके एग्जाम में, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अब सिर्फ रिवीजन करना है। क्वेश्चंस लगाइए, है ना, अच्छे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स काफी अच्छे से कवर भी किए हैं, है ना। होप फॉर द बेस्ट, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, है ना। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा जाएगा, है ना। और हिम्मत जो है कि डर से डरना नहीं है, डर को हराना है मेहनत से। तो बिल्कुल हिम्मत रखिए, पेपर आपका अच्छा जाएगा, सभी का सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।